स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए सुनते हैं 1990 में नई धारा में छपी एक स्मृति, एक निर्भिमान महाकवि। प्यारे रुद्र जी के निधन की सूचना जब मुझे मिली, और वो भी बिजली के तार से सट जाने के कारण, तो मैं थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया। कुछ सूझता ही नहीं था कि ये सिर्फ एक सूचना है या वज्रपात या झूठी खबर। अभी ठीक 48 घंटे पीछे वो मेरे यहाँ आए थे। खूब स्वस्थ और प्रसन्न दिखे और मांग कर ठंडा जल लिया, फिर चाय नाश्ता भी। पहले उन्होंने बिहार राजभाषा विभाग के वितरित होने वाले पुरस्कारों की चर्चा छेड़ दी। शिवाजी, कुछ सुना है आपने? राजेंद्र शिखर सम्मान पुरस्कार की राशि जो सत्येंद्र बाबू ने 1 लाख से 1.5 लाख कर दी थी, वो अब फिर 1 लाख कर दी गई है। और उसी तरह दिनकर पुरस्कार की राशि भी आधी कर दी गई और महादेवी पुरस्कार की भी राशि घटाकर मन्नू भंडारी को दी जा रही है। यही नहीं, राजेंद्र शिखर सम्मान पुरस्कार एक साल बिहारी को मिलता था और दूसरे साल गैर बिहारी को। इस साल बिहार की पारी थी तो उसे भी गैर बिहारी को दिया जा रहा है। मैंने देखा उनके हृदय में इसकी बड़ी कसक थी। मैंने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की, क्योंकि पुरस्कारों और सम्मान की राजनीति से मैं कोसों दूर भागता हूं। मेरी ऐसी धारणा है कि लेखक को उसके पाठक ही उचित सम्मान या पुरस्कार देते हैं, ना कि कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान या आलोचक बंधु। आज तो सभी जगह राजनीति है, सभी जगह खेमेबाजी, और इस आपाधापी में किसी रचना का सही मूल्यांकन हो नहीं पाता। पूर्वाग्रहों से मुक्त कोई व्यक्ति या संस्थान ही रचना धर्मिता का सही मूल्यांकन या उसे सम्मान दे सकता है। किसी हिंदी लेखक की किसी रचना की 2000 प्रतियां भी कुछ वर्षों में यदि बिक गईं, तो वो भाग्यशाली ही नहीं, अभिनंदनीय भी है। हाँ, इसी में कुछ प्रतियां दीमकों के भोजनार्थ या पैकिंग में बर्बाद हो गई तो कोई फिक्र नहीं, या कुछ प्रतियां साहित्यिक पुस्तक विक्रेता बेचकर पैसे हजम कर गए तो भी रचनाकार सम्मानित ही हुआ, क्योंकि उन प्रतियों को उसके सहृदय पाठकों ने ही खरीदा और उसे सराहा भी। वो रविवार का दिन था। रुद्र जी मेरे यहाँ काफी देर तक रुके और जाने लगे तो अपना रथ यानी साइकिल उन्होंने निकाला और फुर्र से उड़ गए। वही मेरी उनकी आखिरी भेंट थी। अब ऐसा जान पड़ता है कि वो मुझसे विदा लेने ही आए थे। पूरे 50 साल के सानिध्य का वो आखिरी दिन था। चौथे दशक के उत्तरार्ध से ही मैं रुद्र जी और नारायण जी को जानता हूं। जब तक नारायण जी जीवित रहे, रुद्र जी और नारायण जी की युगल जोड़ी प्रसिद्धि पा चुकी थी और अपने युग का उन्होंने प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, आने वाले युग के कवियों को आगे लाने में अथक परिश्रम और उन्हें उत्साहित भी किया। बिहार के 40 के उस पार के आज के नामी कवियों में शायद ही कोई हो जिसने उनका प्रसाद ना पाया हो। नई धारा के प्रकाशन के उपरांत उनसे घनिष्ठता और भी बढ़ी और 5वें और 6ठे दशक में नई धारा के शायद ही कोई अंक हों जिनमें उनकी रचनाएं ना छपी हों। नई धारा के पाठकों को गर्व होना चाहिए कि श्रद्धेय बेनीपुरी जी ने जब नई पीढ़ी के लिए एक शीर्षक चलाया, हम इन्हें पेश करते हैं, तो पहली कड़ी में उन्होंने युवक रुद्र को ही पेश किया। वे युग कवि सम्मेलनों के युग थे और राजा राजेश्वरी साहित्य परिषद सूर्यपुरा के वार्षिक उत्सव के जलसे में आयोजित कवि सम्मेलन में नारायण जी तथा रुद्र जी बराबर सूर्यपुरा पधारते और उनके साथ किशोर जी तथा अन्य युवक कवि भी वहां जाते। उन दिनों उनकी कविता भोरे गोर छहरिया भैरवी जगा रही
ग्रामीण जनता बार बार सुनती और तालियों से पंडाल गूंजता रहता। रुद्र जी सदा सस्वर गाते और उनके गले की मीठी सुरीली ध्वनि अंत अंत तक इतनी मनमोहक रही कि सभी झूम पड़ते। निराला, बच्चन और जानकी वल्लभ में भी ये सिफत थी। स्वर और लय ने कविता को जनता तक पहुंचाया और जब से कविता ने इस आकर्षण से अपने को मुक्त कर दिया, जनता भी उससे दूर चली गई। आज ग्रंथ विमोचन की परिपाटी चल गई है। उन दिनों रचनाकार अपने हाथों अपनी रचना को बुजुर्गों को देते और उनका आशीर्वाद लेते। नारायण जी और रुद्र जी की 2 रचनाएं अजंता प्रेस ने एक साथ प्रकाशित की और उसके कुशल संचालक स्वर्गीय जयनाथ मिश्र ने प्रेस परिसर में ही साहित्यकारों की एक सभा की। उसे गोष्ठी कहना उचित ना होगा। और नारायण जी तथा रुद्र जी ने अपनी नव प्रकाशित पुस्तकों से चुन चुन कर कविताएं सुनाई और श्रोता झूमते रहे। उस सभा की चर्चा पटना शहर में महीनों रही और दोनों कवियों ने खूब यश अर्जित किया। वो जमाना दिनकर, बेनीपुरी, राजा साहब, शिवपूजन बाबू, सुधांशु जी तथा गंगा बाबू का था। बिहार के साहित्य जगत में उनकी तूती बोलती और उनका बातचीत करने तथा भाषण देने का अपना अपना अंदाज था। वे जिस मंच पर बैठते वहां छा जाते। राजा साहब को देखकर श्रोता उतावले हो जाते और समय के पहले ही शोर करने लगते, राजा जी, राजा जी। फिर उन्हें मंच पर खड़ा होना पड़ता। कवि जानकी वल्लभ जी तथा अरुण जी का कार्यक्षेत्र पटना नहीं था और रमन जी भी उन दिनों पटना से बाहर ही रहा करते। प्रभात जी का भी अपना भारी भरकम व्यक्तित्व था और जिस सभा में वे पहुंच जाते उसकी गरिमा बढ़ जाती। उन दिनों ये भी प्रथा थी कि जो साहित्यकार प्रतिष्ठित और स्थापित हो गए थे वे ही सर्वमान्य थे और नई पीढ़ी को आज की तरह प्रोत्साहित करने की कोई परिपाटी नहीं थी। आज तो नई पीढ़ी के रचनाकार खूब छपते हैं और उन्हें अनेक तरह के उदीयमान और प्रोत्साहन पुरस्कार मिलते हैं। हाँ, विद्यार्थियों को लेख लिखने पर कुछ पुरस्कार देने की परिपाटी अवश्य चली थी। तो बुजुर्गों के इस प्राचीर को तोड़कर मंच पर आसीन हो जाना बड़ी जुर्रत की बात होती। उस प्राचीर को तोड़ने के लिए हिम्मत तथा प्रखर प्रतिभा दोनों की आवश्यकता पड़ती, जो नारायण जी और रुद्र जी में भरपूर थी। दोनों मित्र रचना धर्मिता के बल पर अपनी पहचान बनाने लगे और मंच की ओर अग्रसर होने लगे। वे पहले मंच पर पीछे की पंक्ति में बैठे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। उधर उन्होंने नई पीढ़ी के कवियों को एक कड़ी में गूंथकर उन्हें पीठ ठोक कर खड़ा भी किया और अपना एक अलग मंच बनाया जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से काफी दूर था। परंतु कवि रामदयाल पांडेय ने प्रचार मंत्री के रूप में सम्मेलन के ही मंच को पकड़े रखा। एक खूबी नारायण जी में अवश्य थी कि वे सदा बहुत सक्रिय रहे और हर युग और उम्र के साहित्यकारों से अपना गहरा संबंध स्थापित किया और बराबर चाहते रहे कि उनके समीप जो भी नई पीढ़ी के कवि थे उनकी कविता नई धारा के हर अंक में छपे और उनके इस प्रयास में मैंने अपना पूर्ण सहयोग भी दिया। रुद्र जी और नारायण जी अपनी प्रतिभा तथा निष्ठा के बल पर शीघ्र ही मंच पर अगली पंक्ति में बैठने लगे और शायद ही ऐसा कोई साहित्यिक समारोह हो जहां वे सक्रिय रूप से सम्मिलित ना होते हों। रुद्र जी का सार्वजनिक सम्मान उनकी 50वीं वर्षगांठ पर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स हॉल में हुआ था। नारायण जी ने सभा का संचालन किया और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल अनंत शयनम आयंगर ने उसका उद्घाटन किया था। उस अवसर पर पिताजी ने अपनी गंगा जमनी भाषा और शेरों से श्रोताओं को सराबोर कर दिया था। उस समय रुद्र जी के चेहरे की मुद्रा देखने लायक थी। कभी सकुचाते, कभी अभिभूत हो जाते और कभी श्रोताओं के साथ ठठाकर हंस भी पड़ते। फिर जिस सभा के सूत्रधार नारायण जी हों, उसके क्या कहने। हर वक्ता पर उनकी टिप्पणी कमाल की होती और हमारे शंकर दयाल जी भी उसी जानदार व्यक्ति के चेले हैं। इस कला के
वे ही आज माहिर हैं। 1969 में नारायण जी की असामयिक मृत्यु ने रुद्र जी को बहुत आघात पहुंचाया। चुपचाप इस दुख को उन्होंने सह तो लिया, मगर उन्हें वे कभी भूले नहीं। वे अकेले हो गए। उसके उपरांत रुद्र जी ने अनेक आघात सहे, एक से एक भीषण। पत्नी वियोग का असहाय दुख सहना पड़ा, एक दामाद के निधन का भी दुख सहना पड़ा, और अंत में एकमात्र पुत्र का भरी जवानी में बैडमिंटन खेलते हुए घायल हो मृत्यु के मुख में चले जाना एक ऐसा आघात था जो उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। यही नहीं, फिर घर का कलह उनके लिए प्रतिदिन का सरदर्द बन गया, और अक्सर शांति की तलाश में वे मेरे यहाँ आकर घंटों बैठ जाते और अपने दुख की कहानी सुनाकर मन हल्का करते। मैं उनकी कथा सुनकर दुखित हो जाता, मगर गनीमत यही थी कि दिनकर जी को पारिवारिक आघात ने तोड़ दिया था और उनके असामयिक निधन का शायद कारण भी बना। मगर रुद्र जी को इन आघातों ने खूब झकझोरा अवश्य, मगर उन्हें वे तोड़ ना सके, क्योंकि वे कुछ दिन पहले से ही आध्यात्म की ओर मुड़ चुके थे और किसी आध्यात्मिक संस्था से गहरे रूप से जुड़ भी गए थे। एक बार उसी सिलसिले में वे उड़ीसा भी गए थे और पेट का रोग लेकर लौटे थे। रामनंदन मिश्र के यहाँ अक्सर वे आध्यात्मिक गोष्ठियों में भाग लेने दरभंगा जाते, मगर मुझसे इस विषय में वे बहुत कम खुलते। शायद वो उनकी नितांत व्यक्तिगत निधि थी, परंतु इधर की उनकी कविताओं को पढ़कर मैं समझ गया था कि अब रस का पारखी भौरा जीवन तत्व और संसार के सत्य का पारखी बन रहा है। और वो बनता कैसे नहीं, रस का स्रोत भी तो आत्मा ही है। रुद्र जी चले गए, इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं, किंतु कसक यही रह गई। तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। नई धारा में प्रकाशनार्थ कविताओं की कभी कभी बाढ़ आ जाती तो मैं उन्हें चुनने को रुद्र जी को दे देता। वे फोन करते कि एक दो को छोड़कर सभी लौटा दें। मैं कहता कि कुछ एक कविताओं के लिए इतनी पैरवी आ रही है कि मैं परेशान हूं। तो वे उसे फिर से काट छाट कर अपने हाथ से साफ कर मेरे पास भेज देते और कहते कि उस बच्चे से कहिए कि मुझसे कविता शुद्ध कराकर ही आपको दिया करे। नई धारा की एक एक पंक्ति पढ़ते और जो कोई भी प्रतिष्ठित कवि या लेखक अशुद्ध लिखते, उन पंक्तियों को कलम से मार्क करके मेरे पास भेज देते और उस लेखक या कवि महोदय की खूब खबर लेते। भला शुद्ध भाषा के लिए कौन अब इतना सरदर्द लेगा। तो ऐसा महान साहित्यकार बिहार ही नहीं, सारे हिंदी संसार से उठ गया और छोड़ गया नई पीढ़ी को ये संदेश। फिराक ने लिखा है, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। रुद्र जी की स्मृति को प्रणाम। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।